प्रेम सर, अशोक गहलोत से लेकर के और आज पूरा महागठबंधन एक साथ बैठा, तमाम जो सवाल थे उन सवालों पर आज विराम तो लग गया, लेकिन अब एक नई तरीके की जो है वो बौखलाहट दिखाई देने लग गई है। रविशंकर प्रसाद का जो बयान है वो तो कम से कम इस ओर दिखा ही रहा है कि तेजस्वी यादव के नाम को बहुत सहजता से स्वीकार नहीं करना चाहती है भाजपा। एक और चीज है सर, जो पिछले कुछ दिनों से ठंडे बस्ते में है अभी, जो कानून बनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी जिसको जेपीसी के पास भेजा गया है, जेपीसी कमेटी गठित नहीं हो पा रही है। यहाँ तक खबर है कि ओम बिरला जो है इस बात पर विचार कर रहे हैं कि बिना विपक्ष के किसी को लिए हुए क्या जेपीसी बनाई जा सकती है। वो उसका रास्ता निकाल रहे हैं ताकि इस कानून को पास कराया जा सके कि कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और ऐसे लोग जो 1 महीना जेल में रह जाएंगे तो उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब उस कानून की जरूरत भाजपा को असल में समझ में और तेजी से आने लगी है। उस पर काम भाजपा करेगी। दोनों सवाल, बिहार को लेकर के और प्लस इस कानून को लेकर। जी शुक्रिया राम प्रकाश जी। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता बनाए जाने के बाद, घोषणा होने के बाद, अब बीजेपी हल्के में जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया उनकी बेचैनी को बयां करती है। वो बेचैन है। तो एक तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि महागठबंधन कोई चेहरा देगा नहीं, और चूंकि अब तक नहीं दिया गया था और उसके पीछे कुछ लॉजिक्स भी रहे थे, तो ये उनकी उम्मीद थी। और दूसरा था कि वो खुद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे थे। तो अब तत्काल उनके ऊपर ये दबाव आ गया है कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें, क्योंकि बीजेपी से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की स्थिति में तो बीजेपी है ही नहीं। तो ये दबाव महागठबंधन में तेजस्वी के नेता चुने जाने के बाद आया है। लेकिन महागठबंधन के भीतर भी जो ये उनका चयन हुआ है वो भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहा है। और आज भी जब तक फ्रेंडली फाइट वाली सिचुएशन को खत्म नहीं किया जाता है, तब तक तेजस्वी के नेता बन जाने के बावजूद उन पर सवाल उठेंगे। आप जब महागठबंधन के नेता हैं तो आपको फ्रेंडली फाइट वाले सिचुएशन को भी खत्म करना होगा, क्योंकि आपने बीते चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, इस चुनाव में 143 पर लड़ा, बीच में मुकेश सहनी को आप ले आए और उसका सारी कुर्बानी आप कांग्रेस और लेफ्ट से मांगने लगे, और वो भी सारी कांग्रेस के ही, चूंकि सिर्फ एक सीट कम ये आरजेडी लड़ा। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस घोषित करने से बच रही थी। इसके लॉजिक ये कि चुनाव के बाद अगर ऐसी संख्या आती है जिसमें कि सरकार बनने की स्थिति नहीं होती है, तो फिर क्या करेंगे। अब तक तो नीतीश ही तय करते रहे हैं। तो क्या इस फैसले के बाद ये भी हुआ है कि नीतीश कुमार के दरवाजे महागठबंधन के लिए बंद हो गए हैं। इस फैसले से ये भी हुआ है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में या तो बेबसी में जिएंगे या फिर माने आर पार की लड़ाई में वर्चस्व की अपना बनाए कैसे रखें, वो उस स्थिति में भी नीतीश कुमार आ गए हैं। तो ये फैसला कई राजनीतिक अंजाम को जन्म दे रहा है। एक तो महागठबंधन अपने दम पर बहुमत लाएगा, तब तो सारे सवाल का सलूशन है, जवाब है। लेकिन अगर महागठबंधन नहीं फिगर लाता है तो फिर ये फैसला उलट सकता है। ये फैसला मतलब एक तरह से पूरी सरकार जो बीजेपी के हाथ में दे देनी जैसी बात है कि नीतीश कुमार को ले जाओ, जो भी है उसको आप ले जाइए, हमने दरवाजा बंद कर दिया है। इस बात को भी समझना होगा। जहां तक बिहार से संबंधित सवाल है उसका। दूसरी बात जो आपने दूसरा प्रश्न रखा, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपोजिशन को छोड़ करके लगातार फैसले लेती रही है। उनको अपोजिशन के सवाल का जवाब देना भी उचित नहीं लगता। मणिपुर जैसे मसले पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना, विशेषाधिकार ये आपको लाना पड़ता है, ये नोटिस दे करके बहस करानी पड़ती है, तब जाकर के उस पर बहस हो पाती है। इसी तरीके से आपने देखा चुनाव आयोग की नियुक्ति के पैनल को कैसे बदल दिया गया कि अपोजिशन की जरूरत ही न रह जाए। 3
में 2-1 से हम फैसला कर लें, और अब उसी तरीके से जेपीसी बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये पूरी तरह से फिर एक दलीय शासन की ओर, निरंकुश शासन की ओर और अलोकतांत्रिक पैटर्न पर सरकार चलेगी। इसके पूरा इंतजाम किए जा रहे हैं। चुनाव कराने का तरीका हो, संसदीय पैनल बनाने का तरीका हो, कोई कानून लाने का तरीका, विधेयक लाने का तरीका हो, हर सब में विपक्ष ना रहे, इसकी पुख्ता व्यवस्था कर दी जा रही है। जी प्रेम सर, एक जो जेडीयू ने रिएक्शन दिया है, मैं वो जरा, जो बात अभी कमल सर कह रहे थे बहुत कुछ उसके करीब सारी बातचीत थी, जेडीयू का जो रिएक्शन आया है जरा उसको दिखाइए। जेडीयू की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो ट्वीट दिखाइए कि तेजस्वी यादव को वो सीएम फेस अनाउंस करने के बाद, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस अनाउंस करने के बाद जेडीयू का क्या रिएक्शन आता है, और जेडीयू जो आंकड़े बता रही है अभी, मैं शायद उसको कोशिश करिए उसको दिखा दिया जाए, अगर वो दिखाया जा सकता हो स्क्रीन पे। तो जो परिस्थिति बनी, ये जेडीयू की तरफ से ट्वीट किया गया है कि समाजवाद का तेजस्वी फार्मूला, 2.60% मल्लाह को लड्डू और 18% मुस्लिम को कद्दू, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम, मुसलमान क्या केवल डराकर वोट लेने के लिए हैं, राजद कांग्रेस के साथ हैं। ये ट्वीट जेडीयू की तरफ से आता है, और यही बात अभी कमल सर कह भी रहे थे। प्रेम सर, मेरा सवाल ये है कि क्या ये महागठबंधन की गलती मानी जाए? क्या इस गलती से नीतीश कुमार को फायदा पहुंचेगा, जेडीयू को फायदा पहुंच सकता है? देखिए, जेडीयू के लिए ये मौका तो निश्चित रूप से है। मुसलमान वोट पर वो करता था जेडीयू, लेकिन बीते चुनाव में चूंकि जेडीयू को ऐसा लगा कि मुसलमानों ने कम वोट किया या नहीं वोट किया, उनको सीटें नहीं मिले मुस्लिम बहुल इलाके में, और इसके अलावा बीते समय में जो घटनाएं घटी, जो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जेडीयू का रुख था, उसको लेकर के भी मुसलमान जो है जेडीयू से दूर हटे। तो ये एक मौका है जब वो एक कंपैरिजन दे रहे हैं, कि एक कंपैरिजन तो ये है, जैसे उम्मीदवार जो उन्होंने दिए आरजेडी ने, निश्चित रूप से यादवों की संख्या ज्यादा है, लेकिन यादवों की संख्या पहले भी ज्यादा थी। पिछले बार के मुकाबले करीब 5-6 सीटें आरजेडी ने यादवों को कम दी है। 57 था तो इस बार 51 या 52 है। तो उसी तरह से मुसलमानों को उस समय भी रेशियो लगभग इसी किस्म से था, कोई बदलाव नहीं है कि हम उस रेशियो को लेकर चिंता करें कि मुसलमान को कम टिकट दिया गया। लेकिन आप मुसलमानों को जब हम मुकेश सहनी से कंपेयर करते हैं, जो जेडीयू ने किया है कि मुकेश सहनी का वोट प्रतिशत 2.66, हालांकि मुकेश सहनी इसको अलग तरीके से बताते हैं कि हमारी संख्या तो 10% से ज्यादा है और 12% है और निषाद पूरे प्रदेश में है, और इस तरह से उनका अपना तर्क होता है। लेकिन जितना भी हो, मुसलमानों के मुकाबले तो कम है। तो आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी का डिप्टी सीएम घोषित करके चुनाव लड़ा जा रहा हो, या इसी चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो ये मुकेश सहनी में ऐसी क्या खासियत है कि वो ज्यादा वोट महागठबंधन को दिलवा देंगे, इंडिया गठबंधन को दिलवा देंगे, कि मुसलमान के वोट से भी ज्यादा दिलवा देंगे? ये एक कंपैरिजन रख करके जरूर कैंपेन होगा। हर चीज का नफा नुकसान दोनों होता है। जैसे कल जब तेजस्वी यादव आए थे वो लेकर के दीदी वाली योजना, तो उसमें वो बहुत बड़ा चुनावी एक तरह से ये था, एक लीड लेने वाला काम था, उसकी चर्चा हुई होगी। लेकिन आज क्या चर्चा होगी? आज आपने कोई सीट शेयरिंग लेकर के आए कि हम मिल करके लड़ेंगे 100%, 243 सीट पर तेजस्वी यादव खड़ा होगा, यही मैसेज दे देते। वो मैसेज भी लेकर के नहीं आए, और आप लेकर के आए कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। आप तो पहले से बन रहे थे। महागठ केवल यही हुआ ना कि अशोक गहलोत जी ने ऐलान कर दिया, वरना तेजस्वी यादव भी बोल रहे थे मेरे अलावा कौन है सीएम कैंडिडेट। संजय यादव भी कह रहे थे कि तेजस्वी के अलावा कौन है। तो सब जान रहे थे कोई नहीं है। आज आपने अचीव क्या किया? आज आपने जितना अचीव किया है उससे ज्यादा खोया है। ये हम कह रहे, महागठबंधन ने आज की तारीख में अचीव करने लायक कुछ भी नहीं किया। आज हम उम्मीद कर रहे थे नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है, तो दोनों बातें एक साथ होती कि भाई हमारा अब हर उम्मीदवार, हर सीट पर एक ही उम्मीदवार है,
इसका ऐलान होता तो इसका एक संदेश जाता कि मिल करके हम एनडीए को हराने के लिए इकट्ठा हुए, ये संदेश देते। लेकिन आप मिल करके एनडीए को हराने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, आप मिल करके तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ये कौन सा संदेश? कल को आप समझिए, कल को तो ये भी तो सीएम इन वेटिंग है ना भाई, लाल कृष्ण आडवाणी की तरह सीएम इन वेटिंग रह जाएंगे। तो ये कोई राजनीतिक रूप से परिपक्व कदम आज दिखता नहीं है, अधूरा में दिखता है। मैं कहता हूं कि ये दोनों जोड़ के होता अगर कि हम मिल करके एनडीए को हराना चाहते हैं, चेहरा भी लेकर आए हैं, एक साथ फाइट भी करने जा रहे हैं, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, तो लेकिन वो मतभेद वाली बात तो खत्म हुई नहीं। तो आप एनडीए को किस मुंह से कहेंगे कि उसमें मतभेद है? वो तो सुलझा लेते हैं अपने मतभेद। यहाँ राहुल गांधी सबको जोड़ जोड़ के फोन पर करके, कभी मुकेश सैनी को फोन करते हैं, कभी अशोक गहलोत को भेजते हैं, कभी हेमंत सोरेन को फोन करते हैं, कभी तेजस्वी को फोन करते हैं, इसलिए कि एकजुट हो जाओ, लड़ो। और सारी कुर्बानी कांग्रेस दे रही है, दे रही है पूरे इस चुनाव में। भाई हर जगह आरजेडी वर्सेस कांग्रेस में कांग्रेस को ही पीछे हटना पड़ा है और आगे भी हटना पड़ेगा, हमको पूरा लगता है जिस तरह के ये हैं। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि अब याद कीजिए, मुकेश सैनी ने जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस 3-3 बार करके टाली, क्या मैसेज गया, क्या कहना चाह रहे थे आप? जनता के हित में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आ रहे थे कि उसको टाल रहे थे? आप साफ साफ बार्गेनिंग कर रहे थे कि हमको डिप्टी सीएम बनाओगे कि नहीं, हमको सीट दोगी। तो भाई ये तो एक नूरा कुश्ती लग रहा है तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी के बीच में, कि तेजस्वी मुकेश सैनी बोले हमको डिप्टी सीएम बनाओ, और तेजस्वी यादव सीएम तय होगा तब तो डिप्टी सीएम तय होगा। तो डिप्टी सीएम बनाओ, डिप्टी सीएम बनाओ, भाई दोनों मिलके डिप्टी सीएम भी बन गए, सीएम भी बन गए, और खाली हाथ रह गए बाकी घटक दल। आपने लेफ्ट की भी कुर्बानी ले ली, आपने कांग्रेस की भी कुर्बानी ले ली, और कोई मैसेज जो है पॉजिटिव मैसेज आज के दिन नहीं गया है।